राम राम भाइयों। कैसे हो सब? जिन लोगों ने भी बर्थडे विश किया था उनको दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया आर्क। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा डायरेक्ट 190 पे कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले जो एपिसोड थे वो सारे के सारे फिलर थे। तो जैसे कि पब्लिक की डिमांड होती है, मैंने फिलर स्किप कर दिए हैं। लेकिन उन फिलर में कोई भी स्टोरी नहीं थी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि इचिगो ओरिहिमे को कंधे पर उठा के ले जा रहा था और ओरिहिमे भी काफी शर्मा रही थी। अब पीछे से अचानक से ग्रिमजो खड़ा हो जाता है। वो हाँफते हुए कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, और वो तुरंत इचिको पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। इचिको अपनी तलवार को दूर फेंकता है और अपने एक ही हाथ से ग्रिमजो को पकड़ लेता है। इचिको कहता है कि बस कर ग्रिमजो, तू पहले ही हार चुका है। ग्रिमजो काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक बड़ी सी झांपाक आके उसे टकराती है। वो अटैक नोइतोरा ने ही किया था, जो कि एस्पादा नंबर 5 था। अब नोइतोरा ग्रिमजो से कहता है कि तुम तो काफी कमजोर हो, तुम एक इंसान से हार गए और वो इंसान तुम्हें तुम्हारी जिंदगी दान में दे रहा है। ग्रिमजो कहता है कि तूने मुझ पर हमला क्यों किया? तो नोइतोरा कहता है कि ऐसी बख्शी हुई जिंदगी तुम जी के क्या करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें मार देता हूँ। और एक जंप मारकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन इचिको अपने जांपाक्तों से उसके हमले को रोक देता है। नोइतोरा कहता है कि आखिरकार तुम इसे क्यों बचा रहे हो? इचिको कहता है कि ग्रिमजो अभी निहत्था है, वो अभी लड़ने की हालत में नहीं है। अब नोइतोरा और इचिको के बीच में फाइट हो जाती है। नोइतोरा तेस्ला से कहता है कि ओरिहिमे को जाके पकड़ लो। तेस्ला एक ही सेकंड में ओरिहिमे को पकड़ लेता है। इचिको कहता है कि उसे छूना भी मत। और एक तरफ ये चारों कासल से बाहर निकल रहे थे। अब जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, उनके सामने जाइला आ जाता है, जिसे देखकर रेंजी और इशिदा काफी शौक होते हैं कि हम तो वहां से निकल गए थे, तो हम वहीं पर क्यों आ गए। जाइला हंसता है और कहता है कि चौंक गए क्या? शायद तुमने एक बात नोटिस नहीं की, ये जो पूरा कासल है वो मेरे कंट्रोल में है। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं इसे घुमा सकता हूं। तो तुम लोग घूम फिर कर वापस वहीं पर आ गए हो, और इस बार मैं तुमसे अपनी पूरी पावर से लड़ूंगा। फिर वो अपने रिलीज मोड को एक्टिव करता है, जिससे उसके पीछे छोटे छोटे पंख निकल आते हैं। ये देखकर इशिदा शॉक होता है। हम देखते हैं कि ये जो जाइला है वो अपने बॉडी में से कुछ अजीब से ही फ्लूइड को निकालता है। रेंजी कहता है कि ये लिक्विड मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इशिदा कहता है कि हाँ, इसको अपनी बॉडी को छूने मत देना। अब ये लोग अवॉइड करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन एक फ्लूइड इशिदा को आकर टकराता है और इस लिक्विड के टच करते ही इशिदा का एक डुप्लीकेट बन जाता है। अब धीरे धीरे इन चारों के डुप्लीकेट बनना चालू हो जाते हैं। जाइला कहता है कि मैंने एक बात तो बताई नहीं, ये जो कासल है अभी तक तुम्हारे पावर को रोक रहा था, लेकिन जाओ, अब तुम पूरा पावर यूज कर सकते हो। और जोर जोर से हंसने लगता है। इशिदा कहता है कि यार ये क्या मुसीबत है, अब मुझे अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ नोइतोरा इचिगो पर काफी भारी पड़ रहा था। इचिगो थोड़ा मार खा रहा था। ओरी में सोचती है कि मुझे इचिगो को बचाना ही होगा। तो पीछे से टेस्ला कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, अगर तुम उसको बचाने जाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम आज इसीलिए जिंदा हो क्योंकि आइजेन सामा तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। ओरी में सोचती है कि नेल कहाँ पर है, वो भी हमारे साथ ही तो थी। टेस्ला नोटिस करता है कि यहाँ पर पहले एक बच्ची थी। टेस्ला अपनी आंखों से आसपास स्कैन करता है और एक पत्थर पर अपने शहरों से हमला करता है, जिसके पीछे से नेल निकलती है। अब एक तरफ नोइतोरा इचिगो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। वो नेल को देखकर कहता है कि अरे, तू यहाँ कैसे आ गई? इचिगो हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग नेल को कैसे जानते हो? तो नोइतोरा कहता है कि तुम लोगों को इसने बताया नहीं कि ये कौन है। ये कोई बच्ची नहीं है, ये एक फॉर्मर एस्पादा है। ये सुनकर इचिगो और ओरी में काफी हैरान हो जाते हैं। नोइतोरा नेल से कहता है कि क्या लेने आई है तू? क्या चाहिए तुझे? मैंने तो तुम्हारी खोपड़ी आधी फाड़ दी थी। मुझे ये मत बताना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। नेल उसे कोई आंसर नहीं देती और रोने लगती है। तो नोइतोरा कहता है कि तुम एक्टिंग तो अच्छा करती हो, शायद ये इंसान तुम्हारी एक्टिंग से बुद्धू बन जाएगी। तुम इन पागलों को यूज करके हैकोमुंडो के इतना अंदर तक आ गई। तुम काफी शातिर हो नेल, पर कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और ये बोलते ही नोइतोरा नेल पर हमला करता है, लेकिन इचिगो उसे रोक देता है। नेल रोने लगती है तो इचिगो कहता है कि हमें नेल पर पूरा भरोसा है, अगर तुम्हें नेल तक पहुंचना है तो पहले मुझे मारना होगा। लेकिन इचिगो बेचारा काफी थक गया था, तो नोइतोरा के भारी हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। नोइतोरा धीरे धीरे नेल को मारने के लिए जाता है, लेकिन उतने में ही दूर से इचिगो पास आता है और चिल्लाता है कि उससे दूर रहना, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। नोइतोरा कहता है कि ठीक है, पहले तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ। और इचिगो के पास आते ही उस पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वापस इचिगो काफी दूर जाकर गिरता है। नोइतोरा कहता है कि तुम्हें मरने की काफी पड़ी है, तो पहले तुम्हें ही खत्म करता हूँ। नेल रोने लगती है कि इचिगो को छोड़ दो,
इचिगो को छोड़ दो और काफी गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्सा होते ही एक पिंक कलर का ब्लास्ट होता है और वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। अब इस धमाके से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है जो कि इशिदा भी महसूस करता है। वो सोचता है कि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर ये किसका हो सकता है। ये हड्डी कहता है कि ये प्रेशर शायद नेल सामा का होगा। अब हम धुएं में किसी लड़की को देखते हैं और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि ये नेल ही थी। वो काफी बड़ी हो चुकी थी और अपने असल फॉर्म में थी। इचिको पीछे से देखता है कि नेल की बॉडी में नंबर 3 लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि नेल एक फॉर्मर एस्पादा थी और उसका नंबर 3 था। नोइतोरा कहता है कि आखिरकार तूने अपना रंग दिखाई दिया। नेल एक ही सेकंड में उसकी छाती पर एक कट लगा देती है और वो भी काफी शानदार स्वैग में। लेकिन नोइतोरा अपनी जीभ से एक सैरो को समन करता है और नेल पर छोड़ता है। तो जैसे कि हमें पता है नेल उस सैरो को ही निकल जाती है और वापस नोइतोरा पर छोड़ती है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। ये देखकर टेस्ला नोइतोरा को बचाने भागता है। अब नेल दौड़ते हुए इचिगो के पास आती है और उसे जोर से गले लगाती है, जिससे बेचारा इचिगो सांस भी नहीं ले पा रहा था। पोरिये में शर्माते हुए उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो अब एक छोटी बच्ची नहीं रही थी। तभी हम देखते हैं कि टेस्ला घूमते घूमते एक पत्थर पर जाकर टकराता है और तभी हम एस्पादा नंबर 5 नोइतोरा को देखते हैं। इचिगो कहता है कि मैं इसको संभालता हूँ, लेकिन नेल कहती है कि नहीं इचिगो, तुम यहाँ पर आराम करो, वैसे भी ये लड़ाई अब मेरी है। नोइतोरा कहता है कि माना कि तुम्हारा नंबर 3 है और मेरा नंबर 5 है, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर नंबर की सिस्टम थोड़ी चेंज हो गई है। अब तुम्हारा लेवल तो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब दूसरी तरफ हम रेंजी को देखते हैं जो कि अपने हमशक्ल से लड़ रहा था और वहीं इशिदा भी अपने डुप्लीकेट से लड़ रहा था। लेकिन इशिदा के उसे मारते ही उसके जैसे और सारे डुप्लीकेट आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इशिदा और रेंजी के सामने उनके जैसे काफी सारे खड़े थे। अब रेंजी पर अपना एक हमशक्ल हमला करता है। रेंजी उसे लड़ रहा होता है, लेकिन ये झाड़िया आकर रेंजी को ही मारने लगता है। रेंजी कहता है कि अरे मैं तो असली वाला हूँ, तू कर क्या रहा है झाड़िए। तो झाड़िया कहता है कि मुझे तो सब एक जैसा ही लग रहे हैं। तभी ये हड्डी भी पीछे से रेंजी को एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि इन नकली रेंजी को तो हम मजा चखाते हैं। रेंजी गुस्से से कहता है कि तुम दोनों ये जानबूझ के कर रहे हो, है ना? और उस हड्डी को लात मार मार कर धोने लगता है। इशिदा कहता है कि अभी मजाक करने का टाइम नहीं है, मेरी बात सुनो। और रेंजी से कहता है कि हम दोनों के क्लोन तो काफी हद तक सेम है, लेकिन ये जो झाड़िया और हड्डी है उनके क्लोन में कुछ फर्क है। अब उतने में ही रेंजी पर काफी सारे जाबिमारों से हमला होता है। रेंजी वहां से एक ही सेकंड में निकल जाता है। वो इशिदा के पास आ जाता है। उतने में ही इशिदा के डुप्लीकेट्स भी उस पर एरो से हमला करने लगते हैं। ये दोनों उससे बच जाते हैं और भागने लगते हैं। रेंजी कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तो इशिदा कहता है कि कोई अटपटा प्लान मुझे मत सुनाना, वरना हम दोनों ही मारे जा सकते हैं। लेकिन रेंजी उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है बंकाई। और उसके बंकाई का यूज करते ही उसके सारे डुप्लीकेट्स भी एक साथ कहते हैं बंकाई। और भाई इस कासल में एक साथ बहुत सारे रेंजी अपनी बंकाई का यूज करते हैं, जिससे होता क्या है कि ये लोग जिस कासल में थे उसकी छत ही उड़ जाती है और ये सारे उसके नीचे दब जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रेंजी एकदम सही सलामत वहां पर खड़ा था। वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन इशिदा कहता है कि मैंने कहा था कि कोई अटपटा प्लान मत करना, तुम्हारी वजह से मैं अभी मरते मरते बचा हूं। तुम बिल्कुल ही उस बुद्धू इचिको जैसे हो। तो रेंजी हंसकर कहता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो। इशिदा सोचता है कि मैं भी किस गधे से बात कर रहा हूँ। रेंजी कहता है कि चलो जल्दी से इस मैटर को खत्म किया जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक लाल कलर का गोला निकलता है, जिसके अंदर जाइला बैठा हुआ था। वो अपने पंखों को फैलाता है। अब वो एक चुटकी बजाकर कहता है कि मैं तुम लोगों से काफी तंग आ चुका हूँ, और ऐसा कहकर वो सारे डुप्लीकेट्स को गायब कर देता है। अब जाइला कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हारे डुप्लीकेट्स बनाऊंगा तो मेरा थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन खैर छोड़ो, अब मुझे कंटाला आ रहा है तो मैं खुद तुमसे अब लड़ूंगा और जितना जल्दी हो सके इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा। अब तुम्हें मैं अपनी एक शानदार पावर दिखाता हूँ, लाली हुला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों को मेरी ये पावर काफी पसंद आएगी। अब इशिदा रेंजी से दूर भागने लगता है और जाइला से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उन डुप्लीकेट्स को मार दिया, ऐसा कर कर तुमने बस हमारी मदद की है। लेकिन जाइला उसकी तरफ देखता है और अपने एक पंख की मदद से इशिदा को उसके अंदर ढक देता है। ये देखकर रेंजी हैरान हो जाता है। अब ये जाइला अपने पंखों से इशिदा को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से इशिदा अभी बेहोशी की हालत में था। अब जाइला ने जिस पंख से इशिदा को पकड़ा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, और जब वो टूटता है तो उसके अंदर से एक डॉल निकलती है जो कि बिल्कुल ही इशिदा के जैसी लग रही थी, लेकिन थोड़ी क्यूट। अब रेंजी भागकर इशिदा के पास आता है
और पूछता है कि तुम ठीक तो हो? तो इशिदा कहता है कि हाँ, मैं अभी के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे? तुम्हारी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। जाइला कहता है कि ये है मेरी असली पावर। और वो इशिदा की डॉल को अपनी एक उंगली से हिट करता है। अब जाइला ने जैसे ही उस डॉल पर हमला किया था, बिल्कुल वैसा ही हमला इशिदा के सर पर भी होता है। रेंजी सोचता है कि जाइला ने ये कैसे किया। जाइला कहता है कि काफी आसान है। जब मैं इस डॉल पर हमला करूंगा, तो वो हमला इशिदा को भी लगेगा। और ऐसा बोलकर वो उस डॉल को धीरे धीरे बीच में से काटने लगता है। रेंजी कहता है कि ऐसा मत करना, लेकिन उतने में ही जाइला उसके दो टुकड़े कर देता है। रेंजी काफी डर के इशिदा की ओर देखता है कि कहीं इशिदा भी बीच में से फट तो नहीं गया। लेकिन हम देखते हैं कि इशिदा को कुछ भी नहीं हुआ था। तो जाइला हंस के कहता है कि मैं तुम दोनों को इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। और वो एक बोतल निकालता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें थी और उसके ऊपर इंसानों के बॉडी के पार्ट्स के नाम लिखे हुए थे। फिर जाइला उनमें से एक गोली निकालता है जिसके ऊपर पेट लिखा हुआ था। फिर वो उस गोली को तोड़ देता है जिससे इशिदा के मुंह से काफी सारा पानी निकलने लगता है। ये देखकर रेंजी गुस्सा हो जाता है और जाइला पर हमला करने के लिए दौड़ता है। लेकिन उतने में ही रेंजी भी उसकी पकड़ में आ जाता है और फिर वो भी इशिदा की तरह उन पंखों से बाहर आ जाता है। अब जाइला के हाथ में रेंजी और इशिदा दोनों की पुतलियां थी। जाइला काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर रेंजी और इशिदा काफी घबरा जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम नेल और उस एस्पादा को लड़ते हुए देखते हैं। पास में बैठा हुआ इचिको सोचता है कि मुझे नेल की मदद करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अचानक से ही टेस्ला आता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। ओरी हमें उसे कुछ कहने ही वाली थी कि टेस्ला उसके पास जाकर उसका मुंह बंद कर देता है और इचिको से कहता है, तुम मास्टर नोइतोरा के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। अब लड़ाई में हम देखते हैं कि नेल और नोइतोरा में से नेल ये फाइट जीत रही थी और वो नोइतोरा को थोड़ा बहुत ओवर पावर कर रही थी। नेल अपने जंपाक्तों से नोइतोरा के पेट पर हमला करती है, जिसे वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। नेल उससे कहती है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, अपनी ये बेकार जीत को छोड़ दो। लेकिन नोइतोरा कहता है कि ये लड़ाई तो तभी रुकेगी जब हम दोनों में से एक मारा जाएगा। तो नेल उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। अब टेस्ला पूछता है कि मास्टर नोइतोरा, क्या आप ठीक तो है? ये सुनकर नोइतोरा काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था और टेस्ला पर अपनी जांपाक तो देकर मारता है। नोइतोरा कहता है, तुम ये मत सोचना कि उस लड़की ने मुझे हरा दिया है। मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पादा हूँ। ऐसा कह के वो नेल पर हमला करने लगता है। नोइतोरा हंसते हुए कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखते हैं जहां पर हमें नेल दिखाई जाती है। वो उस हड्डी और झाड़ियों को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो दोनों कहीं पर नहीं मिल रहे थे। तभी वहां पर नोइतोरा आता है। तो नेल उसे कहती है कि अगर तुम अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हो, तो ये बड़ी सी जंपाक्तों को छुपा के रखो। जो इंसान अपने बड़े बड़े हथियारों को शो करता है, वो बस अपनी कमजोरी बताना चाहता है। तुम्हें ये सब सबके सामने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और उसकी ऐसी बेइज्जती करके नेल वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गिलगा वहां पास में ही मौजूद उस दीवार को तोड़ देता है जिसकी दूसरी साइड ये हड्डी और जाड़िये थे। तब नोइतोरा कहता है कि अभी तुम्हारे पास मुझसे लड़ने का एक रीजन भी है, तो चलो एक फाइट हो जाए। तो नेल गुस्सा होकर कहती है कि तुमसे लड़ने के लिए मुझे कोई रीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाया है, तो मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इसके साथ ही इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। नेल उस पर हमला करके एक दीवार तोड़ के उसे बाहर फेंक देती है, जिससे नोइतोरा नीचे जाकर गिरता है। वहां पर नेल भी उस पर हमला करने के लिए उसके पास जाती है। उसके बाद वो दोनों में ही अपनी जंपाक्तों से लड़ाई हो जाती है। और उसी वक्त नोइतोरा ने चीटिंग करके नेल पर हमला कर दिया था और उसके मांस को तोड़ दिया था, जिससे नेल वहीं पर बेहोश हो गई थी। और तभी वहां पर जाइला आ जाता है। वो नोइतोरा से कहता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, हम दोनों ही नेल को मारना चाहते हैं, तो चलो अब से हाथ मिला ले। तो नोइतोरा कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुमसे डिवाइस इसीलिए मांगा था क्योंकि मैं नेल को हरा सकूं। और दोस्तों, नेल इसी वजह से हारी थी क्योंकि नोइतोरा ने जाइला का डिवाइस यूज किया था। तो जाइला कहता है कि तुमने मेरी ही डिवाइस से उस नेल को ठिकाने लगाया है। अगर हम दोस्त बनते हैं तो फ्यूचर में भी ये हमें काम आएगा। लेकिन नोइतोरा उसे इग्नोर कर देता है और नेल वो हड्डी और वो जाड़िये को उस पैलेस से नीचे फेंक देता है। और तभी से नेल अपनी मेमोरीज भूल गई थी और वो साइज में भी छोटी बच्ची बन गई थी। उसके हेड से भी काफी सारा खून निकल रहा था। नोइतोरा ऊपर से कहता है कि तुम्हारी यही औकात है, तुम अभी भी बस एक बच्ची ही हो। जब तुम वापस आओगी तब तक तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँगा। अब नीचे हम देखते हैं कि नेल होश में आती है और वो कहती है कि मैं कौन हूँ। अब ये झाड़िया उसे बताने ही वाला था, लेकिन ये हड्डी कहता है कि अभी हम मास्टर नेल को कुछ नहीं बता सकते। अभी उनकी याददाश्त जा चुकी है, यही अच्छा है, वरना मास्टर नेल अपना बदला लेने के लिए दोबारा जाएगी और वो शायद मर भी सकती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाइला ने रेंजी को बहुत बुरी तरह से मारा था। जाइला कहता है कि जीतने तो मैं ही वाला हूँ,
तो तुम लोग बेकार की कोशिशें करना छोड़ दो। तभी पीछे से वो हड्डी अपने लिक्विड से जायला पर हमला कर देता है, जिससे जो वो रेंची की डॉल थी वो जायला के हाथ से फिसल जाती है और ये हड्डी उस डॉल को कैच कर लेता है और तुरंत उस झाड़िये से कहता है कि मैंने रेंची की डॉल को बचा लिया है, अभी तुम जल्दी से बाव बाव को रिलीज करो। और तभी हम देखते हैं कि इस झाड़िये के मुंह से उनका पालतू कुत्ता निकल रहा था। रेंजी भी हैरान हो जाता है कि इसने उस बड़े से मॉन्स्टर को अपने पेट में छुपा के रखा था। तभी हमें पता चलता है कि ये जो बाव बावा था वो उनका पालतू कुत्ता नहीं था, ये तो उस झाड़िये का एक हमला था जो कि वो लड़ाई में यूज करता है। अब बाव बावा जैसे ही बाहर आता है वो इस हड्डी को अपने कंधे में बिठा लेता है। अब ये हड्डी बड़े ही स्वैग से कहता है कि अभी तुम लोग को बताता हूँ कि मेरी असली पावर क्या है। अब हम वापस एक तरफ नेल और नोइतोरा को लड़ते हुए देखते हैं। अब नेल अपने जांपाक्तो को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है ब्लेज कामयोजा, और उसके ऐसा बोलते ही उसके जांपाक्तो से एक पिंक कलर की लाइट निकलती है और भाई साहब आसपास से इतना स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है कि नोइतोरा उसे हैंडल ही नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि नेल अपने रिलीज फॉर्म में आ चुकी थी, जिसमें ऊपर का हिस्सा तो नेल का था लेकिन नीचे का हिस्सा एक हॉर्स जैसा था। अब अपने रिलीज फॉर्म में आते ही नेल नोइतोरा पर हमला करने लगती है और उसकी जंपाक्तो एक भाले में बदल जाती है जो कि वो नोइतोरा पर फेंकती है। जैसे ही वो भाला नोइतोरा के सीने में लगता है नोइतोरा बड़ी दूर जाकर गिरता है। अब एक तरफ ये हड्डी लोग उस जायला से लड़ रहे थे। ये हड्डी अपने खजाने से कुछ निकालने की कोशिश करता है, जिसको देखकर जायला कहता है कि ये सब तुम कर क्या रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो काली सी चीज उसकी तलवार थी। वो अपनी जंपाक्तो को निकालकर जायला पे हमला कर देता है, जिससे उस जायला के हाथों से खून निकलने लगता है। रेंची हैरान होकर कहता है कि हम दोनों कब से ट्राई कर रहे थे लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन इस हड्डी ने उसको पहले ही बार में चोट पहुंचा दी। अब ये हड्डी कहता है कि हम तो बस मजाक मस्ती कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। मास्टर नेल को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दोनों पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग करते थे, इसलिए हम अब काफी ताकतवर है और हमने एक नया हमला भी बनाया है, क्या तुम देखना चाहोगे। और ऐसा बोलते ही वो उस झाड़िये के ऊपर चढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अपने शहरों को समन करते हैं और गोजो सातोरी की तरह उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिससे एक बड़ा पावरफुल शहरों क्रिएट होता है। तो हड्डी कहता है कि ये है हमारा न्यू हमला, और ऐसा बोलकर उस जायला पर हमला कर देता है। अब दूसरी तरफ हम नोइतोरा को देखते हैं, जिसकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। नेल उससे कहती है कि चलो अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया है, और नेल अपने पूरे जोर से उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी नेल अपनी छोटे फॉर्म में आ जाती है। अब छोटी बच्ची बनते ही नेल सोचती है कि ये कैसे हो गया। अब नेल कुछ समझ पाए उससे पहले ही नोइतोरा खड़ा होकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से नेल काफी दूर जाकर गिरती है। इचिको चिल्लाते हुए उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोइतोरा उसका चेहरा पकड़ के जमीन में दे मारता है। वो टेस्ला से कहता है कि इस लड़के को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारी जो मर्जी हो इसके साथ करो। ये सुनते ही टेस्ला अपने रिलीज मोड को एक्टिव करता है और एक बड़े से बीच में बदल जाता है। वो अपने एक पैर से इचिको पर हमला करता है, जिससे इचिको काफी दर्द में चिल्लाने लगता है। अब वापस हम इस हड्डी और झाड़ियों को देखते हैं, जो कि काफी खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम दोनों ने मिलकर उस जायला को हरा दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जायला को तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो वैसे का वैसा ही खड़ा था। हड्डी कहता है कि ये कैसे हुआ, ये तो हमारा सीक्रेट हमला था, इसके बारे में तुम्हें कैसे जानकारी हुई। तो जायला हंसकर कहता है कि उस अटैक से बचना तो काफी इजी था, भले ही तुम दोनों ने अपने शहरों को कंबाइन कर लिया हो, और मुझे पता है कि तुम्हारा शहरों इतना विनाशक था कि अगर मेरे अलावा किसी और को लगता तो वो शायद जिंदा नहीं बच सकता था। लेकिन जब वो शहरों मेरे पास आ रहा था तो मैंने बस अपने शहरों से उसमें मिलावट कर दी, जिसकी वजह से तुम्हारे शहरों के दो टुकड़े हो गए, और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। ये सुनकर ये दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब एक तरफ हम रुकिया को देखते हैं, जिसके सामने वो कालिया खड़ा था। वो कहता है कि ये अधूरा काम अभी मैं पूरा कर देता हूँ। अब एक तरफ हम चैड को भी देखते हैं, जहाँ पर एक्सक्यूआस के मेंबर चैड और उस अलंकार पर नजर बनाए रखे थे। उनमें से एक कहता है कि ये लोग अभी भी जिंदा है, तो चलो इसे खत्म कर देते हैं। अब एक तरफ हम इचिगो को देखते हैं, जो कि टेस्ला से काफी ज्यादा मार खा रहा था। टेस्ला ने उसका इतना बुरा हाल किया था कि इचिगो अभी खड़े होने की भी हालत में नहीं था। वो उसके सर को पकड़कर उसे उठाने लगता है, और जैसे ही वो अपने हाथों से इचिगो को क्रश करने ही वाला था कि इचिगो की नजर ओरिहिमे पर जाती है, जिसे नोइतोरा ने पकड़ के रखा था। अब ओरिहिमे को देखकर इचिगो अपनी जंपाक्तो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टेस्ला उसका ये हाथ भी तोड़ देता है, जिससे इचिगो की जंपाक्तो नीचे जमीन पर गिर जाती है। टेस्ला इचिगो को दूर फेंक देता है, लेकिन इचिगो ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो धीरे धीरे अपनी जंपाक्तो के पास जाने लगता है। अब नोइतोरा कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो रहा है, जल्दी से उस इंसान को खत्म करो, मेरे पास और टाइम नहीं है। ये सुनते ही टेस्ला अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इचिगो पर मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं
कि किसी ने उसका हाथ रोक दिया था और ये बंदा और कोई नहीं पर हमारे ज़ारा की केम्पाची थे। इचिको काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ज़ारा के उसे बचाने के लिए आएगा। अब टेस्ला केम्पाची को पंच मारने ही वाला होता है कि दूर से नोएतोरा चिल्लाता है कि वहां से हट जाओ टेस्ला, ये बंदा तुम्हारे लेवल का नहीं है। पर उतने में ही ज़ारा की केम्पाची उस टेस्ला को बीच में से ही काट देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैड को मारने के लिए एक एक्सओएस का मेंबर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वहां पर स्क्वाड 4 के कैप्टन और लिeutenant आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुकिया को मारने के लिए जो वो कालिया आगे बढ़ रहा था उसके सामने अचानक से ब्याकुया आ जाता है और उधर जाइला के सामने कैप्टन मयूरी आ जाते हैं जो कि वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तभी हमें पता चलता है कि इचिको और उसकी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कैप्टन आए थे। अब एक तरफ हम जाराकी को नोएतोरा से लड़ते हुए देखते हैं तो इचिको कहता है कि आप लोगों को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, आप लोग तो यहाँ पर आने से मना कर रहे थे। लेकिन जाराकी हंस के कहता है कि अभी तुम लड़ने की हालत में नहीं हो तो अभी शांति से बैठो और मुझे यहाँ पर लड़ाई करने दो, क्योंकि ये लड़ाई करने में मुझे काफी मजा आ रहा है। अब एक तरफ हम रेत्सु उनोहाना और इसाने कोसेत्सु को देखते हैं और उनके सामने एक्सक्यूएस के मेंबर खड़े थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम दोनों काफी स्ट्रांग लग रहे हो और तुमसे लड़ने का अभी कोई फायदा नहीं है। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। ईसाने उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन उनोहाना कहती है कि हम स्क्वाड फोर्स से हैं, हमारा काम, हमारी प्रायोरिटी पहले हील करने में होनी चाहिए, तो चलो पहले अपने दोस्तों को हील किया जाए। अब एक तरफ हम ब्याकुया को देखते हैं और उसके सामने एस्पादा नंबर 7 जोम्मारी खड़ा था। अब ये कालिया पूछता है कि क्या तुम बताओगे कि तुम कौन हो, लेकिन ब्याकुया चुप रहता है और एक ही सेकंड में उसके पीछे आ जाता है। और जैसे ही वो अपने जांपाक्तों से हमला करने ही वाला था तो ये कालिया अचानक से उसके पीछे आ जाता है और ब्याकुया पर ही हमला करने लगता है। ब्याकुया अपनी स्पीड से उस हमले को रोक देता है तो ये कालिया कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो काफी अच्छी है। तो ब्याकुया कहता है कि ये सब बातें करना छोड़ो, अगर तुम लड़ रहे हो तो लड़ाई पर ध्यान दो। और इतना बोलते ही ब्याकुया आकर उस कालिया पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस कालिया का एक और क्लोन पीछे से आता है। ब्याकुया उस पर भी एक हमला करता है और एक तरफ हम कैप्टन मयूरी को देखते हैं जहां पर जाइला उन पर हमला करके उनका एक डॉल बना लेता है। अब जाइला हंस के कहता है कि तुम एक कैप्टन हो लेकिन फिर भी मेरे हाथों से काफी आसानी से मारे जाओगे। तो मयूरी कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। अब एक तरफ हम देखते हैं कि ब्याकुया को उस कालिया के क्लोन ने पकड़ रखा था और कैप्टन ब्याकुया पर जानलेवा हमला करने के लिए ये कालिया पूरा रेडी था। वो ब्याकुया से कहता है कि उसका सोने दो, कोई लिमिटेड नहीं है, वो चाहे तो अब एक तरफ यामादा भागते हुए ब्याकुया को ढूंढ रहा था। तब ये कालिया को पता चल जाता है कि ये बंदा कोई आम चीज नहीं है, तो वो तुरंत ही अपना रिलीज मोड एक्टिव करता है। उसका रिलीज फॉर्म ऐसा लग रहा था जैसे कद्दू पे बैंगन को बिठाया हो। अब ये कालिया अपने हाथों को आगे करके उसमें जो आंख थी उससे ब्याकुया पर हमला करता है तो ब्याकुया तुरंत ही वहां से हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस कालिया ने हमला नहीं किया था, वो तो बस हमला करने का दिखावा कर रहा था। वो ब्याकुया से कहता है क्या तुम चौंक गए कि मैंने हमला ही नहीं किया। लेकिन ब्याकुया कुछ भी नहीं बोलता। तो ये कहता है कि जरा अपने लेफ्ट पैर को तो देखो। जैसे ही ब्याकुया नीचे देखता है तो उसे अपने पैरों पर कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं। तो कालिया कहता है कि सिंबल का मतलब ये है कि तुम्हारा अब ये पैर मेरे कंट्रोल में आ गया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अभी साबित करके दिखाता हूँ। वो ब्याकुया के पैर को हिलाने के लिए अपनी एक उंगली ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्याकुया अपनी तलवार निकाल के अपने पैर को ही काट डालता है ताकि वो उसके कंट्रोल में ना आए। अब ये कालिया कहता है कि तुम खुद को तो बचा लोगे पर इस लड़की का क्या। ऐसा कह के वो रुकिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ब्याकुया एक ही सेकंड में उसके बीच में आ जाता है। तो ये कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट है फिर भी तुम काफी अच्छे से मूव कर रहे हो। अब एक तरफ यामादा दौड़ते हुए इसके पास आता है और कहता है कि ब्याकुया सर, आपने मुझे काफी पीछे छोड़ दिया था, आपको पता है कि यहाँ कितनी ठंड है। अब जैसे ही वो ब्याकुया के पास आता है वो इस कालिया को देखता है और काफी डर जाता है। वो रुकिया को देखकर कहता है कि आखिरकार मिस रुकिया को हुआ क्या है। अब ब्याकुया थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि तुम हमारी फाइट से दूर ही रहना। और हम देखते हैं कि ब्याकुया के आसपास कुछ व्हाइट कलर की रोशनी आ गई थी। अब एक तरफ स्क्वाड 4 की कैप्टन और लिeutenant सादो और उस अलंकार को हील कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि ये कालिया ने अपनी पावर का यूज करके ब्याकुया के हाथ पर भी साइन बना दिया था और अब वो उसका हाथ कंट्रोल करने लगता है, जिससे ब्याकुया का हाथ अपना ही गला दबाने के लिए आगे बढ़ता है। तो ब्याकुया अपने हाथ को भी काट देता है। तो यामादा काफी हैरान होकर पूछता है कि सर, अगर आप ऐसे ही अपने आप को चोट पहुंचाएंगे तो आप ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। अब ये कालिया कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी टेक्निक को पहचान लिया है। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि मैं अपनी एक आंख से एक ही चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है। तुम्हारे साथ साथ मैंने उस लड़की पर भी ये निशान बना दिया था। तभी हम देखते हैं कि रुकिया के सर पर भी
एक ऐसा ही सिंबल पड़ा हुआ था और यामादा उसे ले जा रहा था। अब जोमारी रुकिया के हाथों को कंट्रोल करके यामादा पर ही हमला कर देता है, जिससे यामादा को काफी चोट लगती है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। अब रुकिया तुरंत ही ब्याकुया पर हमला करने के लिए दौड़ती है, लेकिन ब्याकुया उससे काफी आसानी से बच रहे थे। फिर वो बाकुदा का यूज करके रुकिया को सील कर देते हैं। अब ये सीलिंग की वजह से वो कालिया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब ब्याकुया उसके पीछे आ जाता है और कहते हैं कि बेटे, तुम्हारी पावर मेरे आगे कुछ भी नहीं है, और अपनी तलवार को छोड़कर कहते हैं बंकाई सेनबोन साकुरा कागेयोशी। अब उनके बंकाई यूज करते ही बर्फ में से बहुत सारी तलवार बाहर निकलती है और वो सभी मिलकर उस कालिए को घेर लेती है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, पर मैं अपनी आंखों का यूज करके इन सारी जांपाक्तों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ब्याकुया कहता है कि मुझे पता है कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 52 आंख है और मेरे पास हजारों जांपाक्तों है, तो इतनी सारी तलवार को कंट्रोल करना तुम्हारे बस का नहीं है बेटे। ये देखकर ये कालिया हड़बड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ब्याकुया कहते हैं सैमबोन साकुरा कागेयोशी, और उनके ऐसा बोलते ही वहां पर पिंक कलर का ब्लास्ट हो जाता है और हम ब्याकुया को देखते हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि ये कालिया भर गया है, लेकिन वो साइड में देखते हैं कि कुछ गोले जैसा पड़ा हुआ है और जोमारी ने अपने आप को इसके अंदर डालकर बचा लिया है। अब वो उसमें से निकलता है और हम देखते हैं कि उसकी सारी आंखें अब सफेद कलर के इंडे में बदल गई थी। वो काफी गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, और ऐसा कहकर वो ब्याकुया पर हमला कर देता है। लेकिन उसके अटैक ब्याकुया तक पहुंचते उससे पहले ही वो वहां पर शील्ड लगा देता है, जिससे इस कालिया का मार्क उस शील्ड पर जाकर लगता है। अब ये बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या है। तो ब्याकुया कहता है कि ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये सुनकर ये कालिया बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो एक साथ कई सारे हमले करता है, लेकिन ब्याकुया वहीं पर खड़ा रहता है और उनमें से एक भी अटैक उसे नहीं लग रहा था। अब भाई एक ही सेकंड में वो उसके पीछे आ जाता है और उसके गर्दन पर अपनी झापाक तो रखता है। तो ये कालिया कहता है कि तुम लोग हर बार हमें परेशान क्यों करते हो। वो कहता है कि तुम सोल रिपर्स हर बार हम होलो को मारते रहते हो, आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। चलो माना कि हम इंसानों को खाते हैं, लेकिन वो तो फूड चेन का एक हिस्सा है और तुम तो एक सोल रिपर हो, तो तुम्हें इंसानों से क्या लेना देना। लेकिन ब्याकुया वापस काफी तेजी से उसके बाजू में आ जाता है और धीरे धीरे आगे जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें इसीलिए नहीं मार रहा कि मैं सोल रिपर हूँ और तुम एक होलो हो, पर मैं तुम्हें इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी प्यारी बहना को मारने की कोशिश की और उसके हाथों को कंट्रोल करके मुझे ही मरवाने की कोशिश की। उतने में ही हम देखते हैं कि ये कालिया बीच में से कट चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि आइजन सामा मेरी मदद कीजिए, आइजन सामा मेरी मदद कीजिए। लेकिन मे बी आइजन उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये कालिया धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। अब ब्याकुया कहते हैं कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम बाहर आ सकती हो ईसाने। अब ईसाने अपने आप को रिवील करती है और कहती है कि मुझे दूर से ही पता चल गया था कि यहाँ पर किसी को चोट लगी है। तो ब्याकुया कहता है कि हाँ, यामादा और रुकिया का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। अब दूसरी तरफ हम जायला को देखते हैं, जिसके हाथ में कैप्टन मयूरी की डॉल थी। वो कैप्टन मयूरी की डॉल को धीरे से एक धक्का देते हैं, जिससे कैप्टन मयूरी भी नीचे गिर जाते हैं। अब जायला अपनी पोटली में से थोड़ी कैंडी निकालता है जिस पर बॉडी पार्ट्स लिखे हुए थे। वो धीरे धीरे एक एक को तोड़ने लगता है, जिससे कैप्टन मयूरी कई बार उल्टियां करने लगते हैं और फिर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जिसे देखकर रेंजी और इशिदा काफी हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि कैप्टन मयूरी इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं, लेकिन उतने में ही कैप्टन मयूरी जायला के पास आ जाते हैं और जीभ निकालकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। ये देखकर जायला काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे सारे बॉडी पार्ट्स तोड़ दिए थे, तो तुम जिंदा कैसे हो। तो कैप्टन मयूरी कहते हैं कि तुमने अभी अभी जो भी मेरे साथ किया है उसके लिए तुम बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। और कैप्टन मयूरी आगे बताते हैं कि मैंने इशिदा के अंदर अपने कुछ बैक्टीरिया छोड़े थे, जिसकी वजह से इशिदा जिससे भी फाइट करता है उसकी सारी डिटेल्स मुझे पता चल जाती है। तो इसी वजह से मुझे तुम्हारी सारी एबिलिटीज के बारे में पता है और मैंने पहले ही अपने सारे ऑर्गन्स के डुप्लीकेट बना रखे हैं। इसकी वजह से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये सुनकर जायला बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कैप्टन मयूरी की डॉल को फेंक देता है और उस डॉल को अपने पैरों से कुचलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन मयूरी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जांपाक्तों को निकालकर अपनी बंकाई का यूज करते हैं, जिससे उनके आसपास एक रेड कलर की लाइट आती है और उनकी बंकाई रिलीज करते ही वहां पर एक बहुत बड़ी डॉल आती है, जो कि काफी अजीब लग रही थी। ये देखकर जायला हैरान होता है। वो कहता है कि ये कैसी पावर है। लेकिन उतने में ही कैप्टन मयूरी की जो डॉल थी वो जायला को खाने के लिए आगे बढ़ती है। अब एक तरफ हम रुकिया को देखते हैं, जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। अब होश में आते ही उसकी नजर पहले ब्याकुया पर जाती है। वो हैरान होकर पूछती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ब्याकुया कहता है कि तुम शांति से सो ही रहो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अभी तो लड़ाई शुरू होने वाली है, तो अभी जितना आराम करना चाहती हो उतना कर लो। अब हम कैंपाची को देखते हैं, जो कि नौतोरा से लड़ रहे थे और उनके लड़ने की वजह से
आसपास की सारी चीजें हिल रही थी। उन दोनों में से इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा था कि उनके पास जाना भी मुश्किल था। अब एक तरफ हम इचिको को देखते हैं, जिसको हील करने के लिए ओरी हमें उसके पास जा रही थी। लेकिन इचिको कहता है कि पहले तुम नेल को हील करो। तो ओरी हमें थोड़ा सोचकर कहती है कि ठीक है, पहले मैं नेल को हील करती हूँ, फिर तुरंत ही आकर तुम्हें हील करूंगी। अब एक तरफ हम कैप्टन मयूरी को देखते हैं, जिनकी बंकाई जायला को पूरा निगल गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन मयूरी ने जायला पर जिस पॉइजन का यूज किया था, जिसके असर में अब रेंजी भी आ चुका था। तो इशिदा कहता है कि रेंजी, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? लेकिन उतने में ही इशिदा के मुंह से भी खून निकलने लगता है। इशिदा चिल्लाकर कहता है कि मयूरी सर, जल्दी हमें इसका एंटीडोट दीजिए, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन मयूरी उन्हें कोई जवाब नहीं देते। अब एक तरफ नेमू भी कहती है कि कैप्टन मयूरी, प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ा दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी तकलीफ हो रही है। तो मयूरी उसको इग्नोर करके रेंजी और इशिदा से कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को एंटीडोट देता हूँ। लेकिन उतने में ही नेमू के मुंह से पिंक कलर का स्मोक निकलता है, और उस स्मोक में से हमें जायला की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा था, और वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने मुझे मार दिया? शायद तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी पावर का यूज करके फिर से जिंदा हो सकता हूँ। और ऐसा कहते ही जायला वापस रीजनरेट हो चुका था, और वो नेमू के पेट से निकला था। तो नेमू वहां पर बेहोश हो जाती है। अब जायला की ये टेक्निक देखकर कैप्टन मयूरी थोड़ा बहुत शौक होते हैं, और वो धीरे धीरे जायला के पास जाने लगते हैं। लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके नेमू के पास चले जाते हैं। नेमू उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कैप्टन मयूरी। जायला ये देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम अपने एक साथी को मरते हुए भी नहीं देख सकते। अब कैप्टन मयूरी कहते हैं कि तुम्हारी काबिलियत काफी अच्छी है, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुम्हें रीजनरेट करने के लिए नेमू की बॉडी को यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने नेमू की बॉडी में कई सारे ड्रग्स डाले हुए हैं, और उसकी बॉडी को कई प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया है। तो उसके अंदर जो भी ड्रग्स थे वो अभी तुम्हारी बॉडी में भी होंगे। तो जायला हंस के कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कैप्टन मयूरी कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम इतना हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने उसके अंदर एक ऐसा ड्रग्स छोड़ा था जिसकी वजह से इंसान काफी रिलैक्स हो जाता है, और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगर मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से तुम्हारे पास भी आ जाऊं, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब जायला सोचता है कि मैं इसकी बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा। इसके होंठ तो काफी धीरे धीरे हिल रहे हैं, फिर भी इसकी आवाज मेरे कानों तक क्यों नहीं आ रही। अब कैप्टन मयूरी अपनी जांपाक्तों को उसके सर के आगे रख देते हैं, जिसे रोकने के लिए जायला अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन कैप्टन मयूरी धीरे धीरे उसके हाथों के अंदर से अपने जांपाक्तों को निकालते हैं। ये जांपाक्तो जायला के हाथ को चीर के उसकी छाती में ही लगने वाला था, लेकिन जायला को कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। कैप्टन मयूरी कहते हैं कि अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये सब चल क्या रहा है, लेकिन आने वाले 50-100 सालों में तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगेगी। फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो भी शायद तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ये मेरी बातें भी कई सालों के बाद तुम्हारे कान में आएगी। अब हम देखते हैं कि जायला काफी बुढ़ा हो चुका था। वो कैप्टन मयूरी से मरने की भीख मांग रहा था। वो कहता है कि प्लीज मुझे जल्दी से मार दीजिए, मैं यहाँ पर कब से तड़प रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन मयूरी अपनी जांपाक्तों को आधी तोड़कर उसके शरीर में ही रहने देते हैं, और वहां से निकल जाते हैं। अब इशिदा काफी हैरान होकर पूछता है कि कैप्टन मयूरी, आपने अपनी जांपाक्तों को आधा ही क्यों तोड़ दिया? तो कैप्टन मयूरी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जांपाक्तो वापस रीजनरेट हो जाएगी। और फिर कैप्टन मयूरी नेमू को पूरी तरह से हील कर देते हैं, और कैप्टन मयूरी नेमू से कहते हैं कि जल्दी यहाँ पर खोदना चालू करो। नेमू अपने हाथ को तेजी से घुमाने लगती है और वहां पर खोदना चालू करती है। तो नीचे से ये हड्डी और जाड़ियां निकलता है, लेकिन नेमू तब भी नहीं रुक रही थी। वो खोदे ही जा रही थी, खोदे ही जा रही थी, और फिर अंत में उसे एक दरवाजा दिखता है। तो कैप्टन मयूरी वो दरवाजे को खोलकर कहते हैं कि जायला एक साइंटिस्ट था, और हर साइंटिस्ट अपनी एक ऐसी लैब जरूर बनाता है जहां पर वो सब कुछ छुपा सके। तो यहाँ से हमें काफी सारा माल मिल सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि नेमू ने इशिदा को पकड़ के रखा था, और कैप्टन मयूरी उसे एक इंजेक्शन लगाने वाले थे, जिससे कि इशिदा के सारे इंटरनल ऑर्गन वापस ठीक हो सके। तो रेंजी पीछे से कहता है कि कैप्टन मयूरी, पहले मुझे हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी एस्पादा है, और मैं अपने दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन कैप्टन मयूरी कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है। बस एक ही लड़ाई बाकी है, जो कि जारा की लड़ रहा है। और वो लड़ाई बस इसीलिए बाकी है क्योंकि जाराकी को उसमें काफी मजा आ रहा है, और मुझे लगता है कि जाराकी जानबूझ के अपनी लड़ाई को लंबी खींच रहा है, वरना उसका ओपोनेंट कब का मर चुका होता। अब सीधा हम जाराकी केम्पाची और नोइतोरा की फाइट को देखते हैं, जहां पर नोइतोरा अपनी जांपाक्तो को जोर जोर से घुमाता है, जिससे एक टोर्नेडो क्रिएट होता है, और उसी टोर्नेडो के अंदर से जाराकी पर हमला करता है। जाराकी उसकी जांपाक्तो को पकड़ लेते हैं और उसका सर पकड़कर जमीन पर दे मारते हैं। फिर हम देखते हैं कि जाराकी ने अपनी जांपाक्तो को नोइतोरा की एक आंख में घुसा दिया था, लेकिन नोइतोरा को
उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब नोइतोरा अपने हाथों को जाराकी के चेस्ट में घुसा देता है, जिससे जाराकी थोड़ा जख्मी हो जाता है। नोइतोरा हंस के कहता है कि तुम्हारा अटैक थोड़ा पावरफुल था, अगर वो किसी और को लगता तो वो जरूर मारा जाता। अब नोइतोरा अपनी आंखों की पट्टी को निकालता है, तब हमें पता चलता है कि उसकी आंखों में एक होल बना हुआ था, जिसकी वजह से जाराकी के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। हम देखते हैं कि जाराकी काफी जख्मी हुए थे, लेकिन तभी अचानक से उनके चेहरे पर एक कातिल स्माइल आती है। गिल्गा ये देखकर कहता है कि आखिरकार तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है, और ये बोलकर नोइतोरा उसे एक जोरदार लात मारता है, लेकिन जाराकी उसके हमले को रोककर उस पर ही अटैक करना चालू कर देता है। अब नोइतोरा एक जंप मारता है और अपने जांपाक्तों से जाराकी पर हमला करने ही वाला होता है कि जाराकी उसका हमला रोक देता है, और इस बार नोइतोरा की जांपाक्तों में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, जिससे उसकी जांपाक्तो टूट जाती है और उसके चेहरे पर भी एक निशान बन जाता है। हम देखते हैं कि जाराकी की जांपाक्तों पर गिल्गा के चेहरे का खून लगा हुआ था। जाराकी कहता है कि कई सालों से मुझे ऐसा ओपोनेंट नहीं मिला था, इसी वजह से मेरी मसल्स थोड़ी अकड़ गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गोटे 13 का कैप्टन होता कैसा है। और ये बोलते ही जाराकी उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, तो नोइतोरा उसे रोककर अपनी जीप से एक सैरो क्रिएट करता है और जाराकी पर छोड़ देता है। इचिको ये सैरो का अटैक देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन जाराकी अपने एक ही हाथ से उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर नोइतोरा काफी गुस्सा हो जाता है और वो भागकर जाराकी पर हमला कर देता है। अब उसके हमला करने की वजह से जाराकी की जो आंखों में पट्टी थी वो निकल जाती है। अब जाराकी काफी कातिल स्माइल से हंसने लगता है और नोइतोरा को बीच में से ही काट देता है, जिसकी वजह से उसके जांपाक्तों में थोड़ा खून लग गया था। अब जाराकी कहता है कि तुम्हें वो पट्टी नहीं हटानी चाहिए थी, वो पट्टी ही मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को रोक रही थी। अब जब तुमने पट्टी हटा ली है तो तुम्हारा बचना तो नामुमकिन है। अब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। बेचारा नोइतोरा काफी हाँफ रहा था। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भी अपनी पूरी ताकत तुम्हें दिखाता हूँ, और वो अपना रिलीज मोड एक्टिव करने लगता है। नोइतोरा कहता है सेंटा तेरेसा, और उसके ऐसा बोलते ही उसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है और नोइतोरा अपने रिलीज फॉर्म में आ जाता है, जो कि काफी शानदार लग रहा था। उसके अब 4 हाथ थे और 4-4 जांपाक तो भी। जाराकी ये देखकर बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि फाइनली फाइनली मुझे अच्छा बंदा मिला, और उस पर हमला करने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन गिल्गा अपने एक जांपाक्तों से उसका हमला रोकता है और एक से उस पर हमला करता है, जिससे जाराकी थोड़ा दूर जाकर गिरता है। गिल्गा कहता है कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन दम कुछ भी नहीं है। क्या इतनी आसानी से मर गए? चलो कोई बात नहीं, अब मैं बाकी लोगों को खत्म करता हूँ। और ऐसा कहकर नोइतोरा याचिरो को मारने जाता है। ओरी में भागकर उसे बचाने के लिए जाती है। इचिको उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब ओरी में याचिरो के सामने एक शील्ड बनाती है, तो याचिरो अपनी आवाज में कहती है कि तुम्हें कोई खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बार पीछे कैनी को तो देखो। और भाई साहब, अचानक से ही नोइतोरा के पीछे एक बड़ा सा स्कल दिखाई देता है, और अगले ही सेकंड में उसका एक हाथ कट जाता है। जाराकी काफी स्वैग से उसके सामने खड़ा था, तो नोइतोरा कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो तुम्हें मार दिया था। अब हम देखते हैं कि नोइतोरा का जो हाथ कट गया था वो वापस रीजनरेट हो जाता है, तो नोइतोरा वापस जाराकी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। अब नोइतोरा एक पर एक उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जाराकी हंसते हुए इसके हमले को रोक रहा था। अब जाराकी फिर से उसका चेहरा पकड़कर नीचे पटक देता है, और वो जैसे ही उस नोइतोरा को मारने वाले थे कि अचानक से ही उनके पेट में किसी का हाथ चला जाता है, जिससे जाराकी काफी जख्मी होते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। इचिको ये देखकर काफी शौक होता है, और हम देखते हैं कि गिल्गा ने अपने 4 हाथ को बढ़ाकर अभी 6 कर लिया था, इसीलिए जाराकी को चोट लग गई। अब नोइतोरा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन जाराकी फिर से खड़ा हो जाता है। अब खड़े होने के साथ ही वो नोइतोरा पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन वो नोइतोरा बच जाता है। लेकिन जाराकी के हमले से दूर जो पत्थर था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब वापस ये दोनों लड़ने लगते हैं, तो नोइतोरा काफी सारे हमलों से जाराकी को जख्मी कर देता है, लेकिन जाराकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस हंसते हंसते लड़ाई कर रहा था। तो नोइतोरा सोचता है कि यार ये कैसा बंदा है, मैं इसे कब से मार रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी हंसे जा रहा है। अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से वहां पर आसपास की चीजें टूटने लगती है। जाराकी थोड़ा दूर जाता है और कहता है कि मैंने कई सालों से इस चीज का यूज नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अभी यूज कर देना चाहिए। गिल्गा काफी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो, और उस पर हमला करने के लिए भागने लगता है। वो सोचता है कि उसकी ये चीज यूज करने से पहले ही मैं उसे मार दूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जाराकी अपनी जांबाक्तों की मदद से एक स्पिरिचुअल प्रेशर छोड़ता है, जिससे इतना स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है कि आसपास की रेत पूरी आसमान में उड़ने लगती है, और आसपास मानो कि तूफान ही आ गया था। अब जैसे ही वो तूफान हटता है तो हम नोइतोरा को देखते हैं। वो पूरा खून में लथपथ था, और उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि अभी के अभी वो मर जाएगा। अब केम्पाची उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे अब नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ये बैटल हार चुके हो, और ऐसे कमजोर लोगों से लड़ने में मुझे कोई मजा नहीं आता। लेकिन नोइतोरा गुस्से से कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं मरा नहीं हूँ। तो जारा के पीछे देखकर कहता है कि बच्चे वहां चुपचाप बैठा रहे, वरना मारा जाएगा। अब नोएतोरा की छटक जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं हूँ। और ऐसा बोलते ही वो जाराकी पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन वो जाराकी तक पहुंचे उससे पहले ही जाराकी अपने जांपाक्तो से एक जोरदार हमला करता है। और हम देखते हैं कि जाराकी की जो जांपाक्तो थी वो सीधे जाकर नोएतोरा की चेस्ट पर लगती है। और नोएतोरा की जांपाक्तो काफी दूर जाकर गिर रही थी। अब आखिरी मोमेंट पर नोएतोरा की नजर नेल पर जाती है। वो सोचता है कि क्या मैं इतना कमजोर था कि इन लोगों को हरा भी नहीं पाया। और ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे नीचे गिरता है और जमीन पर काफी खून पड़ा हुआ था। जाराकी भी हंस के कहता है कि तुमने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी नोएतोरा। और हमें पता चलता है कि एस्पादा नंबर 5 भी अभी मर चुका है। अब इचिको जहां पर हील हो रहा था, जाराकी उसके पास आता है और भाई एक ही लात मारकर उसके बैरियर को तोड़ देता है और उसे पकड़कर आसमान में फेंक देते हैं। ओरी में कहती है कि आप ये कर क्या रहे हैं? इचिको को भी गुस्सा होकर कहता है कि जाराकी तुम करना क्या चाहते हो? तो जाराकी कहता है कि तुमने यहाँ पर अकेले आकर काफी बड़ी गलती की है। चलो अब घर चले जाओ। इससे आगे हम प्रोफेशनल लोग संभालेंगे। तुम तो बस एक मामूली सोल्जर पर हो। ये सुनकर इचिको अपने आप को कमजोर महसूस करता है। अब जाराकी ओरिमे से कहता है कि जल्दी मेरे पास आओ और मेरे जख्मों को हील करो। अब ओरिमे भागकर जाराकी के पास जाने लगती है। लेकिन उतने में ही बीच में एक एस्पादा आ जाता है और ओरिमे के कान में कहता है कि वैसे तो मुझे सोना था, लेकिन क्या करें, मुझे एक ऑर्डर मिला है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। और उस एस्पादा को देखते ही इचिको और जाराकी एक साथ उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन ये दोनों उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो एस्पादा ओरिहिमे को लेकर गायब हो जाता है। अब हम ओरिहिमे को आइजन सामा के पास देखते हैं। आइजन सामा धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे आते हैं। वो ओरिहिमे से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही। वो एकदम से उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हर गलती में माफ करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। अभी मैं खुद जाकर काराकुरा टाउन का विनाश करने वाला हूँ और जब तक मैं ये काम पूरा नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो। तो ओरिहिमे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना। तो आइजन उसे इग्नोर करके काना में से कहता है कि जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो काना में अपने बाकुदो नंबर 77 से एक पोर्टल खोलता है। अब हेको मुंडो में जितने भी कैप्टन आए थे, सबकी नजर एक साथ आसमान पर जाती है। वो सारे देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल खुल चुका था, जहां पर आइजन कहता है कि तुम लोग काफी हिम्मत के साथ यहाँ पर आए और मेरे कई एस्पादों को भी मार दिया। तुम लोग मेरी जगह पर आए हो, तो तुम्हें कुछ तो गिफ्ट देना ही चाहिए। तो बदले में मैं काराकुरा टाउन को ही खत्म कर देता हूँ। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम हेको मुंडो में आओगे और मैं तुम्हें जिंदा वापस जाने दूंगा? और उतना कहकर आइजन वो सभी गेटों को बंद कर देता है जिनमें से ये कैप्टन लोग आए थे। अब आइजन कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो हमारी मुलाकात सीधा वर्ल्ड ऑफ लिविंग में होगी। और ये बोलकर आइजन साहब अपने जनरल के साथ वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जाने के लिए तैयार होते हैं। इचिको काफी डर जाता है क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ये लड़ाई अब इस मोड़ पर आ जाएगी। वो काफी घबराते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन जाराकी कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारा दो प्लान था। प्लान ए था कि हम लोग यहाँ पर आए और तुम सबको प्रोटेक्शन दे और बाकी के जो कैप्टन है वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में रहकर वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी हम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में देखते हैं कि वहां पर काफी सारे कैप्टन खड़े थे, जिनमें से एक हेड कैप्टन भी थे। अब हमें कैप्टन मयूरी बताते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। असली काराकुरा टाउन को सोल सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया है और उसका एक डुप्लीकेट बनाकर ह्यूमन के वर्ल्ड में छोड़ दिया है। तो साधो पूछता है कि वहां पर जो मौजूद जिंदा लोग थे उनका क्या हुआ? तो कैप्टन मयूरी कहते हैं कि मैंने सबको सुला दिया है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि वो सोल सोसाइटी में है। अब हम आइजन सामा को देखते हैं, जिनके सामने हेड कैप्टन यामामोतो खड़े थे और हेड कैप्टन यामामोतो के साथ बाकी दूसरे भी कैप्टन दिखाई दे रहे थे। यामामोतो कहता है कि हम लोग काफी सही समय पर आए हैं। तो आइजन सामा कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये काराकुरा टाउन कोई रियल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं तुम सबको मार दूंगा, फिर मेरा प्लान कोई नहीं रोक सकेगा। और धीरे धीरे नीचे आसमान भी फटने लगता है और वर्ल्ड ऑफ लिविंग में सारे के सारे अस्पाद आ जाते हैं। अब एक तरफ आइजन और उसकी सेना और दूसरी तरफ हेड कैप्टन यामामोतो और सारे कैप्टन। अब आइजन सामा धीरे से कहते हैं कि अब मैं लास्ट नोचेस यानी कि हेको मुंडो तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, उल्कियोरा। और उतने में ही उल्कियोरा एक पोर्टल के जरिए बाहर आता है, जिसको हमें पता है कि ग्रिमजो ने कैद किया था। अब इचिको को उल्कियोरा का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। वो जाराकी से कहता है कि क्या आपको पता है कि मेरी असली जॉब क्या है? मेरी असली जॉब तो मेरे दोस्तों को बचाने की है। और ऐसा बोलकर इचिको एक जंप लगाता है और उल्कियोरा की तरफ निकल लेता है। अब उल्कियोरा को भी पता चल जाता है कि इचिको उसके पास आ रहा है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारे आर्क की होती है समाप्ति। तो कैसा लगा ये आर्क? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि यामामोतो के आगे आइजन सामा टिक पाएंगे? ये जानने के लिए तो आपको आगे का आर्क देखना ही पड़ेगा।
लेकिन आगे के आर्क में हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो यहाँ तक हमारे 205 एपिसोड खत्म होते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधा अगले वाले आर्क में। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इतनी सारी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।